हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछला लेक्चर्स देखा। पिछला लेक्चर्स में कुछ नहीं, हम फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किए। फिजिक्स क्या है, हम फिजिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। आपने देखा कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एवरीथिंग। जो आप देख रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप इमेजिन कर रहे हैं, ये सब कुछ फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन हो सकता है। ठीक है, चलिए जो है हम अभी धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को शुरू कर देते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे मैथमेटिक्स का यूज किए जाते हैं। ओके, बिना मैथमेटिक्स में फिजिक्स हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो हमें एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करनी पड़ेगी अगर हमें फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है, या मुझे अगर आपको फिजिक्स अच्छे से सिखाना है तो मुझे आपका एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल बैकग्राउंड क्रिएट करनी पड़ेगी। वो कई सारे मैथमेटिक्स है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस, ठीक है, 3D वेक्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर सिस्टम, सब कुछ फिजिक्स में यूज होने वाला है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले एक छोटा सा चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे, बट ये आपका बेस है, बैकग्राउंड है। आज हम जो चैप्टर लर्न करने को जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है वेक्टर। आप लोगों ने सुना होगा स्केलर एंड वेक्टर। ये चैप्टर के साथ हम शुरू करेंगे और इस वेक्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। आज के क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप एकदम इंटरेस्टिंग के साथ, एकदम क्यूरियोसिटी के साथ बैठकर अभी वीडियो देखिए, लर्न कीजिए। सिर्फ देखना नहीं है, आप बीच बीच में इसको पॉज करके आप इसको नोट डाउन कीजिए। आप स्पेशल एक फिजिक्स का नोटबुक बनाइए, नोटबुक बना के उसमें आप लिखना भी चालू कर दीजिए, नोट्स लिखना चालू कर दीजिए। और साइड बाय साइड जो आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। कोई मटेरियल से, बुक से इस वेक्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके लिए आपके एक होमवर्क बुक एक अलग सा बना दीजिए, और होमवर्क करते करते जो आपको डिफिकल्टीज आएगा, डाउट्स आएगा, बेफिक्र होके आप मुझे फोन पे पूछिए या आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, हम आपको व्हाट्सअप के थ्रू उसके सॉल्यूशंस भेजेंगे या हम आपको फोन के थ्रू आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए अभी हम शुरू कर देते हैं। सोचिए, क्या आप फिजिकल क्वांटिटी का नाम सुने हैं? फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं, बस आप तो सुने होंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटी है। छोटी छोटी क्वांटिटी भी सुना होगा, लेंथ, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कौन है? फिजिकल क्वांटिटी वो है जो कोई भी फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि आप साइकिलिंग कर रहे हैं, झुक 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 आप साइकिलिंग कर रहे हैं, है ना। साइकिलिंग करते टाइम आपको मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे आपको फिजिकल एक्सप्लेन करना है, फिजिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है, तो मुझे कई सारे क्वांटिटी का हेल्प लेना पड़ेगा। मैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आपके साइकिल का स्पीड, आपके वेलोसिटी, है ना, तो ये सारी चीजों को लेकर मैं डिस्कस करूंगा। आपके एक्सेलरेशन, समझ पा रहे, आपके टायर से रोटेट कर रहा है उसका रोटेशनल स्पीड, है ना, ये सारी चीजों को मैं लूंगा। तो इन्हीं को ही बोलते फिजिकल क्वांटिटी। दैट मीन्स कोई भी फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्वांटिटीज लगते हैं, जो मेजरेबल क्वांटिटीज यूज होते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फाइन। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, इनको बेसिकली हम 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। ये आप तो जानते हैं, एक का नाम क्या है? स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और एक प्रकार का क्वांटिटी जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर। और आप ये भी जानते हो, कई सारे बच्चों को पता होगा कि स्केलर क्या है, जिनको डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि स्केलर का डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन ही नहीं। ओके, जैसे कि एक बच्चा है, वो बच्चा चाहता है बहुत बड़ा डॉक्टर बनने को, या एक बच्चा है जो चाहता है बहुत बड़ा इंजीनियर बनने को, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता है, पर वो बच्चा जो है ना, चाहता तो है, पर उसने पढ़ाई शुरू कर दिया, पढ़ाई जब शुरू कर दिया उसके बाद वो भटक गया, वो डिस्टर्ब हो गया। बच्चे कैसे कैसे डिस्टर्ब होते हैं पता है? डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होने की वजह से
उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ाई से डिस्टर्ब हो गया, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस से डिस्टर्ब हो गया, उसको डाउट पूछना चाहिए, डाउट पूछने से डिस्टर्ब हो गया, भटक गया, इधर उधर भटक गया, कोई डायरेक्शन ही नहीं रहा उसका पढ़ने का कोई मेथड्स नहीं रहा, कोई डायरेक्शन नहीं रहा, तो बच्चा क्या बन गया? वो बच्चा बन गया स्केलर। समझे आप? स्केलर वो है जिसको डायरेक्शन ही नहीं है। सिमिलरली और एक बच्चा था जो कि बहुत अच्छे से मेहनत किया, उसने पहले लर्न किया अच्छे से, फिर प्रैक्टिस किया, फिर डाउट पूछा, फिर टेस्ट दिया, तो एकदम सही डायरेक्शन से पढ़ाई किया और क्या बन गया? बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो वो क्या बन गया? वेक्टर बन गया। तो आप लोगों को क्या बनना चाहिए? वेक्टर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है। सो वेक्टर जो है, यस वेक्टर ही बनना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्शन मेंटेन करते हुए पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके गोल अचीव हो पाएगा। ठीक है नहीं? सो वेक्टर मीन्स विथ डायरेक्शन। वेक्टर को डायरेक्शन होना जरूरी है, विथ डायरेक्शन। करेक्ट? विदाउट डायरेक्शन स्केलर, विथ डायरेक्शन वेक्टर। मैग्नीट्यूड दोनों का आएगा। ठीक है? सो स्केलर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड है, दोनों को मैग्नीट्यूड आएगा। ठीक है? सो मैग्नीट्यूड है, इसको भी मैग्नीट्यूड है। तो स्केलर हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मैं यहां पे हैज मैग्नीट्यूड लिख दूंगा तो बेटर रहेगा। हैज मैग्नीट्यूड, वेक्टर ऑल्सो हैज मैग्नीट्यूड। दैट मीन्स वेक्टर्स क्वांटिटी विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन। तो फिर मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड कैसे एक्सप्रेस करते हैं? मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, आप देखिए। आप फॉर एग्जांपल सपोज मैंने लिखा डिस्टेंस, मैंने लिखा डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या है? उसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, एक रास्ता जो है ना, एक रास्ता ऐसे बनाया गया है और उस रास्ते में एक गाड़ी जा रहा है। सपोज हम एक कार ले रहे हैं और ये कार को इस रास्ते से मूव कर रहे हैं। ठीक है? सो दिस इज द कार। कार ही सोच लेना, बनाना थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है। ठीक है ना? सो ये जो कार है, ये कार जो है एक रास्ते में जा रहा है। ये कौन है? कार चला रहा वाला। सो ये कार जो जा रहा है, रास्ता ऐसे बनाया गया है, एक रोड ऐसे बनाया गया है। ठीक है ना? तो इस रास्ते से जब कार जा रहा है तो कार का डायरेक्शन यहां क्या हो गया? बदल गया है। कार का डायरेक्शन बदल गया है। ओके, तो एक्चुअली ये कार स्टार्टिंग कहां से किया? ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, कार का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और कार जो है यहां से स्टार्ट करके ए पॉइंट से स्टार्ट किया और उसने फाइनली बी पॉइंट के पास पहुंच गया, है ना? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है? जो एक्चुअल पाथ है, दैट मीन्स ये जो एक्चुअल पाथ है कार का, ये क्या है? डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है। टेढ़ा मेढ़ा होके कैसे भी जाओगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। वो सारे डिस्टेंस काउंट होगा, डिस्टेंस कभी कम नहीं होगा। सो डिस्टेंस क्या बन गया? स्केलर बन गया। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, मैं इसको ले लेता 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस। तो मैं डिस्टेंस क्या लिखूंगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। बस मैं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करूंगा, बिकॉज उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, सीधा जा रहा है, बदल रहा है, कैसे भी जा रहा है। सो डिस्टेंस को विदाउट डायरेक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, वो क्या बन गया? स्केलर बन गया। पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट स्केलर नहीं है। देखो, डिस्टेंस अगर छोटा भाई है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका बड़ा भाई। डिस्प्लेसमेंट उसका बड़ा भाई हो गया है। डिस्प्लेसमेंट बोले तो क्या उसका मैग्नीट्यूड भी होना, डायरेक्शन भी होना। डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन कैसे होगा? अगर आप इसी को ही डिस्प्लेसमेंट क्या माप सकते हैं? क्या आप इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन करना है तो आपको डेफिनेटली जो शॉर्टेस्ट पाथ है, अगर आप इसको चुन लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली इट विल मेंटेन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? फ्रॉम ए टू बी। देखा आपने, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो ये बन गया है डिस्प्लेसमेंट। हम इसको सिंबलाइज भी करते हैं, जैसे डिस्टेंस को ना, डिस्टेंस को हम
ऐसे लिखते हैं, कई बार आप स्कूल बुक में देखा होगा, डिस्टेंस को ऐसे लिखा तो डिस्प्लेसमेंट को वैसा ही लिखा पर उस पर एक एरो दे दिया छोटा सा कि एरो देना बोले तो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फाइन, तो डिस्प्लेसमेंट को भी एस लिख रहा हूं, डिस्टेंस को भी एस लिख रहा हूं, बट उसमें एक एरो साइन दे दिया क्योंकि उसको डायरेक्शन है, वो वेक्टर है। तो मैं अगर यहां पे डिस्प्लेसमेंट मेंशन करूंगा, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्या मैं 5 किलोमीटर लिखूंगा, ये छोटा लिखूंगा? इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो उससे छोटा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं मैंने इसको लिख दिया 3 किलोमीटर, पर एक डायरेक्शन मेंशन किया, सपोज 3 किलोमीटर अलोंग कुछ एक डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा। सपोज आप इसको कुछ डायरेक्शन बता सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको पता है ना, डायरेक्शन बारे में पता होगा कि जब भी हम पेपर में रिप्रेजेंट करते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, करेक्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और इसलिए ये जो डायरेक्शन है, सपोज हम ये हो गया ईस्ट हो गया, इस तरफ क्या ईस्ट है, इस तरफ क्या है साउथ है, तो इसको मैं साउथ ईस्ट लिख दिया। आपको ना ये एंगल सपोज 45 डिग्री दिया है, ये 45 लेने का कारण क्या है आपको थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ेगा, है ना। सो 3 किलोमीटर अलोंग साउथ ईस्ट, 3 किलोमीटर अलोंग साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जस्ट आपको मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, आपको समझ में आ गया है। तो स्केलर मीन्स वो है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होना, और मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मीन्स एक नंबर और एक यूनिट, नंबर और यूनिट, नंबर यूनिट को मिला देंगे जो बनेगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन ये है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे एग्जांपल हैं। यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, वहां पे डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे स्पीड लिखूंगा, स्पीड इज स्केलर, स्पीड इज स्केलर। स्पीड का बड़ा भाई कौन है, स्पीड का बड़ा भाई है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, वेलोसिटी इज वेक्टर। कई सारे एग्जांपल्स हैं यहां पे, ऐसा बहुत सारे, लाइक मास, मास इज स्केलर, ठीक है। यहां पे एक्सेलरेशन इज वेक्टर, एक्सेलरेशन इज वेक्टर, समझे। डेंसिटी, डेंसिटी सुने हो नाम, डेंसिटी का मतलब क्या, मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी स्केलर। ओके, सिमिलरली वर्क, कई सारे एग्जांपल है, खत्म ही नहीं होंगे। ओके, वर्क इज स्केलर, यहां भी बहुत सारे आएंगे। फोर्स इज वेक्टर, है ना, फोर्स वेक्टर है क्या नहीं, फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे कि मैं इस मार्कर को ड्रॉप कर दिया, मार्कर को ड्रॉप किया तो मार्कर देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जा रहा है, किधर जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है ना नहीं। तो मार्कर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों चला जा रहा है, बिकॉज मार्कर पे जो फोर्स लग रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है, तो इसलिए फोर्स क्या हो गया है, वेक्टर हो गया है। कई सारे एग्जांपल्स है, फोर्स, मोमेंटम, मोमेंटम, ऐसे ही बहुत सारे डॉट 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 डॉट, बहुत सारे सिचुएशन है। जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ोगे आपको धीरे धीरे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज ध्यान में आ जाएगा। कई सारे क्वांटिटीज आप स्कूल में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वांटिटी आप स्कूल के बाद अभी आ जाओगे ना 11-12 में, बहुत सारे क्वांटिटी आप पढ़ोगे। ओके, चलेगा। देखो बेटा, देखो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से ना नोट डाउन करो, आप इसको नोट करना जरूरी है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट डाउन करो, नोटबुक बनाना जरूरी है। देखो ये लॉकडाउन के बाद जब क्लासेस रीओपन होगा तो मैं आपके हम लोग जो है टीचर्स जो है ना गुरुकुल क्लासेस के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, हम आपके जो भी सब्जेक्ट्स के नोटबुक आप बनाए हैं उसको हम चेक करने वाले हैं। ओके, आपके पेरेंट्स को हम मैसेज भी कम्युनिकेट करेंगे कि आफ्टर लॉकडाउन जब क्लास रीओपन होगा तो बच्चे जो नोट्स बनाए हैं, फिजिक्स में कौन सा नोट बनाए, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में, वो सारे नोटबुक हम चेक करेंगे, आपका होमवर्क बुक चेक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए पढ़ाई एकदम अच्छे से करना। अभी टाइम ज़्यादा वेस्टेज मत कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या घर में बैठे बैठे ऐसे बोर हो जा रहे हो और टाइम पास भी कर रहे हो ना। अभी आप थोड़ा थोड़ा ऐसा लर्निंग चालू कर दीजिए, आपका लर्निंग शुरू हो गया अभी, ऐसे समझिए, हैं। हाँ, एकदम लर्निंग स्टार्ट मतलब बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए, ऐसे काम चलाने वाला नहीं पढ़ना है ना, ठीक है। अपना शेड्यूल बनाओ, फिजिक्स कब पढ़ना है, केमिस्ट्री कब पढ़ना है, मैथ कब पढ़ना है, या अगर आप नीट में फिजिक्स कब पढ़ना, केमिस्ट्री कब पढ़ना, बायो कब पढ़ना, शेड्यूल बनाओ, उस शेड्यूल के हिसाब से मेंटेन कीजिए, ठीक है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बीच में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक में थोड़ा आप टाइम पास कर सकते हो, ठीक है, उसमें आपको माइंड फ्री हो जाएगा। बट पढ़ने को बैठे तो एकदम सीरियसली पढ़ना चाहिए। लिख लिया, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
वेक्टर, वेक्टर क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, सब कुछ आपको डिफाइन कर लिया गया है। अब हम धीरे धीरे वेक्टर के बारे में काफी डिटेल स्टडी करने वाले हैं। स्केलर के बारे में तो आप स्टडी कर चुके हैं। अब बोलोगे कब किया था? यस, स्कूल में ही किया था। आप स्केलर को ऐड किए हो, स्केलर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर चुके हो। बचपन में तो वही किया था। बचपन में आपने एडिशन सीखा था क्या? नहीं। कौन सा एडिशन था? वो स्केलर एडिशन था। या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सीख चुके हो। इसलिए हमें वेक्टर के बारे में स्टडी करना नीड है, जो आपको नहीं पता होगा थोड़ा थोड़ा। चलो बच्चे, अभी हम नेक्स्ट जो है वेक्टर के बारे में रिप्रेजेंट करेंगे। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन नेक्स्ट टॉपिक है। इसको हेडिंग बना देता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर, बस कुछ नहीं है, बस कि एरो में रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एरो में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो, जैसे कि मैं एक एरो बनाया और मैं इस एरो के द्वारा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। जैसे ये एक एरो है, मैं इसके द्वारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो देखो ना, वेक्टर के नीचे के एरो बना दिया था मैंने। सो हम एक एग्जांपल लेना चाहिए। सपोज इस एरो को मैंने ऐसे लिखा फोर्स, और फोर्स को मैंने एक्सप्रेस किया 20 न्यूटन। फोर्स इज 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट। वैसे ये डायरेक्शन कौन सा है? ईस्ट है। अभी बताया था ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहां पे क्या है, ये जो एफ लिखा ना, एफ किसने लिखा? फोर्स का सिंबल है। ऊपर एरो क्यों दिया? क्योंकि वो वेक्टर है, वो स्केलर नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए छोटा सा एरो देना पड़ता है। और मैंने इसको इस एरो में रिप्रेजेंट किया। सो 20 न्यूटन, दैट मींस इस एरो का जो लेंथ है, हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं कि जो लेंथ ऑफ एरो है, लेंथ ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड और एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। सो वेक्टर को हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड, है ना। और एरो हेड, एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप ग्राफिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइन, ओके। अगर मैं इस एरो को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, सपोज मैंने और एक एरो यहां पे बनाऊंगा। देखो बच्चे, यहां पे मैंने और एक एरो बनाया, और मैंने उस एरो को कैसे बनाया? इस एरो का हेड उल्टा कर दिया और उसका लेंथ को इसके लेंथ का हाफ ले लिया। समझे आप? सपोज आप यहां पे लेंथ, इस लेंथ को x मान रहे हैं, 20 न्यूटन मान रहे हैं, है ना। लेंथ हाफ हो गया है, लेंथ हाफ हो गया, तो इस फोर्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये फोर्स को F1 दे देते हैं, ये फोर्स को F2 दे देते हैं। सो बताइए बच्चे, इस फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करें? लेंथ हाफ हो गया है, लेंथ जो है इट बिकम्स हाफ हो गया है उसके रिस्पेक्ट। तो हम इस फोर्स को क्या लिखेंगे? अगर ये 20 न्यूटन था, इस लेंथ को आपने 20 न्यूटन माना था, इस लेंथ को आप क्या मानेंगे? डेफिनेटली 10 न्यूटन, बिकॉज लेंथ हाफ हो गया है। सो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? हाफ हो जाएगा, बिकॉज लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। सो 10 न्यूटन, डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग। अरे ये अगर ईस्ट है तो ये क्या होगा? वेस्ट। तो क्या लिखना पड़ेगा? अलोंग वेस्ट। तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ पा रहे आप? तो ये 20 न्यूटन अलोंग ईस्ट है, तो ये 10 न्यूटन अलोंग वेस्ट है। चलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट वेक्टर। उसके बाद एक छोटा सा कंफ्यूजन है। कई बार बच्चे ना ऐसा उल्टे पलटे हरकतें करते हैं। उल्टे पलटे हरकतें का मतलब, ये देखो, मैंने इस फोर्स के डायरेक्शन इस दिया था, तो मैंने इसलिए यहां पे एक छोटा सा एरो का हेड राइट को दिखाया था। बच्चे क्या करते हैं कि अगर ये वेस्ट को है, तो यहां पर भी बच्चे कभी कभी ऐसे कर देते हैं। समझे आप? ये क्या ठीक है? ये अगर ऐसे अगर ठीक है, तो आप तो कुछ भी करने लगोगे। आप ऐसे दिखा दोगे, आप ऐसे दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे, आप ऐसे दिखाओगे। ये क्या? ऐसा नहीं है।
ऐसे नहीं कर सकते आप, हैं? ये जस्ट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो वेक्टर को जब अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमेशा हम यहाँ जो छोटा एरो दिखा रहे हैं तो बस उसका मतलब क्या है, एक वेक्टर है, उसको हम ऐसे दिखाएंगे। उसको आप उल्टे पलटा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे मत करना। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिए। व्हाट इज, हाउ कुड यू रिप्रेजेंट वेक्टर। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ध्यान में आ गया है आप इसको लिख लीजिए। अगर आपको ये ध्यान में आ गया है सो नेक्स्ट, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट छोटा टॉपिक, ये छोटे छोटे टॉपिक है। छोटे छोटे चीज समझेंगे तो बड़ी चीज समझ पाएंगे, है ना। कभी भी ऊपर ऊपर से मत समझना, छोटे छोटे लेवल पे समझना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक का नाम है क्या, अगला टॉपिक का नाम लिख रहा हूं, वो है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आप वेक्टर की जो डायरेक्शन है आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तो आपको बताया गया फिजिक्स जो वेक्टर्स होते हैं उनको डायरेक्शन होता है ना। डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सोचिए। आप जानते हैं कि हम डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरीके से जानते हैं, है ना। यहां पर भी कई बार बच्चे का दिमाग अच्छे से ना चलने की वजह से, बच्चे का दिमाग कौन चलाएगा, बच्चा ही तो चलाएगा ना। बच्चा अपना दिमाग अच्छे से चला नहीं पाता तो गड़बड़ कर देता है ना। ये देखो आप, मैंने एक डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन दिखाया, ये डायरेक्शन दिखाया, सभी बच्चों को मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है ना, ये सब पता है। अगर मैं एक डायरेक्शन को कंसीडरेशन करता हूं, सपोज मैंने ये एक डायरेक्शन लिया, ये वेक्टर को ऐसा रिप्रेजेंट किया, ये जो रिप्रेजेंट किया ये कौन सा डायरेक्शन है, तो बच्चे बोल देते हैं हाँ ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। बच्चे क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट है। अब उसके बाद मैं ये पूछता, मैं जानबूझ के ऐसे पूछता कि ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन क्या है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये डायरेक्शन क्या है। बच्चा कंफ्यूज हो गया। कभी कभी बच्चा ये भी बोल देता है कि हाँ वो भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट। अरे दोनों डायरेक्शन एक कैसे हो सकता है, क्या आप सोच पा रहे। बच्चा क्या बोलता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट, ये भी नॉर्थ ईस्ट। कोई बोलता है ये ईस्ट है, अरे ईस्ट वो कैसे होगा, ईस्ट तो ये है, ये नॉर्थ ईस्ट कैसे होगा, ये तो नॉर्थ ईस्ट है। तो कब बोलोगे नॉर्थ ईस्ट, कब बोलेंगे, उसके लिए भी रूल्स है। रूल्स ये है कि ये जो है ये इसका बाइसेक्टर होना चाहिए, इस क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होना चाहिए। दैट मींस ये एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री है, वो कार वाला एग्जांपल याद करो, मैंने 45 डिग्री क्यों दिखाया था, इसलिए दिखाया था। अगर 45 डिग्री है तो जाके आप नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल 45 डिग्री नहीं है, सपोज ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। 30 डिग्री तो आप क्या बोलोगे, आपको 30 डिग्री को मेंशन करके बोलना पड़ेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन है ये 30 डिग्री अलोंग कौन सा डायरेक्शन, 30 डिग्री अलोंग नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट से 30 डिग्री किस तरफ, ईस्ट से 30 डिग्री किस तरफ, नॉर्थ की तरफ। सो मैंने क्या लिखा, 30 डिग्री अलोंग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री। या तो एक ट्रिक्स है, छोटा सा ट्रिक्स है कि एंगल जिससे कनेक्टेड है, देखो 30 डिग्री डायरेक्टली ईस्ट से कनेक्टेड है ना, जिससे कनेक्टेड है, ये क्या रटना नहीं है, जैसे ट्रिक्स के फॉर्म में बता रहा हूं, रटने वाली चीज नहीं है। 30 डिग्री ईस्ट से कनेक्टेड है ना, तो ईस्ट को बाद में लिखना, बस ये आप थोड़ा इतना दिमाग में रखो। कोई बच्चा बोलेगा कि इधर से 30 डिग्री है तो उधर से क्या होगा, इधर से 30 तो उधर से क्या होगा, उधर से होगा 60। तो बच्चा बोला कि नहीं सर मैं इसको 30 डिग्री अलग नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखूंगा, मैं इसको 60 डिग्री के टर्म में लिखूंगा, 60 डिग्री में लिखना चाहूंगा। तो बच्चे आप लिख लीजिए 60 डिग्री अलोंग क्या लिखना, क्या लिखना, लिख लिया क्या 60 डिग्री अलोंग ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मैंने आपको बोला ना, मैंने क्या बोला कि आप जिस एंगल को मेंशन कर रहे हो, जिस एंगल को मेंशन कर रहे हैं वो एंगल जिस डायरेक्शन से कांटेक्ट में है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ, उसको क्या क्या बाद में लिखना। 30 ईस्ट से कनेक्टेड है तो ईस्ट को बाद में लिखा, 60 नॉर्थ से कनेक्टेड है तो नॉर्थ को बाद में लिखा। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर।
ओके, अब मैं छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सपोज एक वेक्टर ना, एक वेक्टर ऐसा है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है और ये एंगल दिया है 40 डिग्री। सो इसका डायरेक्शन आप लिखो, अपने आप लिखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नोटबुक में आपको लिखना जरूरी है। सिमिलरली मैंने और एक डायरेक्शन ऐसे ले लिया, यहां से लिया 50 डिग्री, तो आप इसका डायरेक्शन लिखो। ये और एक वेक्टर ले लिया, ये ले लिया 45 डिग्री, तो आप इसका डायरेक्शन क्या होगा लिखो, क्या होगा, क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा नॉर्थ वेस्ट। अभी तो बोला आपको कि 45 डिग्री है, एंगल का बाइसेक्टर है, तो आप यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो, यहाँ पे साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे साउथ ईस्ट बोल सकते हैं। समझा? इसको क्या लिखना पड़ेगा, लिख लिया क्या, क्या लिखोगे, 40 डिग्री, इसको हम लिखेंगे 40 डिग्री, एंगल को एंगल के साथ लिखना पड़ेगा, 40 डिग्री अलोंग, क्या क्या लिखना, मैंने बोला था एंगल जिससे कनेक्टेड है उसके बाद में लिखना, तो क्या लिखना, साउथ, है ना, साउथ ऑफ वेस्ट, 40 डिग्री अलोंग साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री है। इसको क्या लिखना बताओ स्टूडेंट्स, सो 50 डिग्री, यस 50 डिग्री अलोंग, क्या लिखना पड़ेगा, अलोंग ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ, क्योंकि ये ईस्ट, ये साउथ से ईस्ट की तरफ क्या है 50 डिग्री, ठीक है, ईस्ट ऑफ साउथ, मैं क्या बोल रहा हूं, ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ से 50 डिग्री ईस्ट की तरफ है, समझे आप। चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। सो डायरेक्शन सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं होते, डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट नहीं होते, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। चलो बच्चे, अब आखिरी बात, मैंने बोला था माइंड चलाना पड़ता है। माइंड कब नहीं चलता मालूम, 2D में माइंड चल जाता, जब 3 डायमेंशनल सिचुएशन होता है, जब इमेजिन करने को पड़ता है, तो माइंड थोड़ा थोड़ा चलना बंद करता है, बट माइंड को बार बार पुशअप करो, माइंड को पुशअप करो 3D में चलने के लिए, माइंड को पुशअप करो 3D में चलने के लिए। सोचो, क्या आपको मालूम है ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में लिखा रहा ना, ये बोर्ड, ये क्या हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, ये तो वर्टिकल है, क्योंकि वॉल में मैं बोर्ड को फिक्स कर दिया तो वर्टिकल रहेगा। तो क्या ये जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखाया, ये क्या वर्टिकल प्लेन में होता है? बोलो, क्या नॉर्थ ऊपर है, क्या ये जो सीलिंग है ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन नॉर्थ है, क्या ये फ्लोर साउथ है, क्या सीलिंग नॉर्थ और फ्लोर साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये बिल्कुल मत सोचो। अरे मैं बोर्ड ऐसे लगा दिया, मुझे ऐसे लिखना पड़ रहा है, मैं क्या कर सकता, मुझे वर्टिकली लिखना पड़ रहा है, बट एक्चुअली ये सारी चीजें वर्टिकल नहीं है। जब भी आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते हैं, आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोलते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक डायरी लेके बताऊंगा तो बेटर रहेगा। सोचो आप, हे देखो ऐसा है, ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, ये नॉर्थ साउथ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, देखो इस तरीके से बताएगा। तो इस प्लेन में, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, इस प्लेन में हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंट करते हैं, समझे आप। तो ये प्लेन कैसा है, ऐसा है। पर अगर आपको इसके अलावा, सपोज आपने इस प्लेन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब डिफाइन कर लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिफाइन किया, तो इसको क्या बोलेंगे, आप अपवर्ड बोल सकते हैं, इसको डाउनवर्ड बोल सकते हैं, है ना, इसको अपवर्ड डायरेक्शन, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल सकते हैं। तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। तो चालाकी से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें बच्चों को थोड़ा इमेजिनेशन में डिफिकल्टीज हो, आप उसको बिल्डअप कीजिए। पहले सोचो, एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि इस प्लेन में एक बर्ड है, एक पक्षी है, वो ना पहले उधर गया, मतलब इस डायरेक्शन में गया। किस डायरेक्शन में, एक बर्ड जो है वो पहले इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाने के बाद वो पहले हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, बर्ड या पक्षी जो है वो हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था, उसके बाद ना उसने ऊपर उड़ने लगा, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा था फिर ऊपर उड़ने लगा। तो अगर ये जो हॉरिजॉन्टल है आप इसको ईस्ट वेस्ट मान सकते हैं, ऊपर को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं मानते हैं, बस इसको बोलना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन, समझे आप।
इसको बोलना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन। या डाउनवर्ड चला गया तो क्या बोलना पड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखो, आगे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो ये काम में आएगा। कोई बात नहीं, इसको लिख लिया, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। सो दिस इज हाउ वी कैन। ओके बच्चे, अभी हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये हम लर्न करेंगे कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल डिटरमाइन हो सकता है। अब बोलोगे अरे हमने तो एंगल सीख चुके हैं स्कूल में, स्कूल में आपने जो एंगल सीखा था वो दो लाइन के बीच में एंगल था। स्कूल में क्या था, दो लाइन, और यहां पे क्या, दो वेक्टर, कुछ तो डिफरेंस है। आप देखिए, जब भी आप एंगल डिटरमाइन करते हैं तो एक चीज को ध्यान में रखिए कि एंगल is always determined between directions of two vectors, between directions of two vectors। अगर आपको दो वेक्टर दिया है और उसके बीच में आपका एंगल फाइंड आउट करना है तो आप उनके जो डायरेक्शन है उनके बीच एंगल डिटरमाइन करो। क्या एक एग्जांपल लेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। फिर भी मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक शॉर्ट ट्रिक्स देता हूं। ट्रिक्स क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक यह है कि टेल से टेल मिलाओ। ट्रिक है टेल टू टेल। क्या ट्रिक्स है, टेल से टेल मिलाना, टेल से टेल मिलाना, या आप हेड से हेड भी मिला सकते हो, हेड टू हेड। हेड टू हेड नहीं लिखा चलेगा, आप हमेशा कोशिश कीजिए टेल से टेल मिलाना, टेल टू टेल मिलाना। ओके, जब भी आप दो वेक्टर के बीच एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप टेल से टेल मिलाना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको एक वेक्टर ऐसे दिया है, ये है वेक्टर ए, इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर मान लेते हैं। क्या आपको दिख रहा है, क्या यहां पे टेल से टेल मिला हुआ है, क्या टेल से टेल मिल गया है? नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए ए वेक्टर बी वेक्टर को इस तरीके से अरेंज किया गया है। सोचो आप, अगर मैं ये एंगल को 60 डिग्री लिखूं, सपोज आपको जो है ये एंगल दिया है 120 डिग्री, जैसे भी ऑप्टिक्स जैसे दिख रहा है, तो 120 डिग्री है, तो आप बच्चों क्या बोलोगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल क्या होगा, क्या होगा एंगल? तो ज्यादातर बच्चे बोल देते हैं कि सर एंगल 120 डिग्री होगा, सर एंगल 120 डिग्री होगा। क्यों ना, स्कूल की वजह से, स्कूल में वो ऐसा सीखते हैं, दो लाइन है, दो लाइन के बीच एंगल 120 डिग्री है, तो ये जो आइडिया स्कूल में रहता है उसको बेस करके वो भी बोल लेते हैं 120 डिग्री। अरे आपको बताया, स्कूल में आपने जो एंगल सीखा था वो दो लाइन के बीच एंगल था, वो कुछ भी हो सकता है, पर यहां आपको सोचना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, एंगल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। डायरेक्शन देखिए, अरे ए का डायरेक्शन किधर है, ए का डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ ए का डायरेक्शन है बता सकते हैं? आगे की तरफ है, आप तो ऑलरेडी दिख रहे हैं आपको, है ना? तो ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये ए का डायरेक्शन है देखो, और ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। सोचिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो दो डायरेक्शन से उनके बीच जो एंगल आएगा, सो दैट शुड बी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मतलब ये एंगल होगा। सोचिए, ये ए का डायरेक्शन, ये ए का डायरेक्शन और ये बी का डायरेक्शन, ये ए का डायरेक्शन, ये बी का डायरेक्शन। सो दोनों डायरेक्शन के बीच में, दैट मींस यू हैव टू मेजर एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस, वो आप ध्यान में रखना चाहिए। तभी तो हम बोलते हैं टेल से टेल मिलाओ, टेल से टेल मिलाओ। क्यों ना, हमें डायरेक्शन को देखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूंगा, तो ये जो आएगा दिस विल बी थीटा। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड एज बी वेक्टर।
तो ये जो थीटा है, जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, वो कितना है? वो है 120 डिग्री नहीं, कितना है? 60 डिग्री। दोनों मिलके 180 आना चाहिए ना। सो हियर थीटा इज व्हाट? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड क्या? B। ए वेक्टर और बी वेक्टर भी एंगल है। जो आपने स्कूल में पढ़ा था वो आप भूल जाइए, वेक्टर के समय उसको भूल जाना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ट्रिक्स क्या बोला था? टेल से टेल मिलाना। टेल से टेल मिलाना मतलब क्या है? ये जो ए वेक्टर है ना, उसको थोड़ा आगे ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो, अगर मैं इस वेक्टर को आगे ट्रांसलेट कर लूं तो क्या फर्क गिरेगा? कोई फर्क नहीं गिरेगा, उल्टा टेल से टेल मिल जाएगा। या तो आप ए को आगे ट्रांसलेट करो या तो बी को पीछे ट्रांसलेट करो, आप किसी भी कर सकते हैं। क्या ट्रांसलेट करने से वेक्टर में कोई बदलाव आएगा? आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों ना? वेक्टर में बदलाव कब आएगा? जब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाएंगे। सपोज एक वेक्टर को मैं ऐसे लिखा और उसको मैंने ट्रांसलेट किया, मैंने इसको ट्रांसलेट किया, फिर मैं ऐसे लिखा, ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। जैसे ये है बी वेक्टर और बी वेक्टर को मैं पीछे की तरफ ट्रांसलेट किया तो बी वेक्टर ही रहेगा, बिकॉज ना उसका मैग्नीट्यूड बदला ना उसका डायरेक्शन बदला। सो जब मैग्नीट्यूड बदलेगा नहीं, डायरेक्शन बदलेगा नहीं, तब उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर ट्रांसलेशन। ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेक्टर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसलेशन। इसको अलग सा मेंशन कर लेते हैं। ये मैकेनिज्म जब आप वेक्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो, है ना। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसलेशन। वेक्टर ट्रांसलेशन मींस विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हम वेक्टर को एक जगह से और एक जगह ले चलेंगे, उससे उसको कुछ फर्क नहीं गिरेगा। तो टेल से टेल कैसे मिलेगा? अब बी को ट्रांसलेट करो या तो ए को ट्रांसलेट करो। तो मैं इस डायग्राम को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये मेथड यूज करेंगे। तो अब कैसे इसको ट्रांसलेट करोगे? सो बी को जब ट्रांसलेट करेंगे तो बी वहां से ट्रांसलेट होके ऐसे हो गया है, ये बी है और ये ए है, ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है, करेक्ट। सो दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। आप ही बताइए अब क्या हो गया? अब मिल गया, अब टेल से टेल मिल गया। जब टेल से टेल मिल गया तो जो एंगल फॉर्मेशन हुआ वही होगा थीटा, और ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री है, करेक्ट। मतलब आप इस बी को ट्रांसलेट करके वहां ज्वाइन कर दिया, मतलब ये बी को ट्रांसलेट करके यहां ज्वाइन कर देंगे, तो यहां जब ज्वाइन कर देंगे तो ये एंगल कितना होगा? 60। वही डायग्राम में दिखा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, यू कैन मेजर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर के बीच एंगल को मेजर करने का तरीका है। सो यस बच्चे, कृपया करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बढ़िया से आप इसको नोट डाउन करो। छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में आ रहा है। कर रहे हो नोट डाउन? अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी एक बार मैं आपको एंगल के बारे में बता दिया, सो फाइनल आपको पता चल गया कि एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, इज डिटरमाइंड बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, वो भी आपको समझ में आया? डायरेक्शन, ए का डायरेक्शन किस तरफ है, बी का डायरेक्शन किस तरफ है, उस तरीके से आप एंगल मापना। ये है ए का डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, सो दैट दो डायरेक्शन के बीच में एंगल मापेंगे, है ना। ये या तो टेल से टेल मिलाओ, इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सो स्पेशली थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, और थीटा इज इक्वल टू कितना? हियर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री, नॉट 60 डिग्री but not 120 डिग्री। ये आप ध्यान में रखो। कई बार बच्चे गलती से इसको 120 डिग्री बोलते हैं, तो ये अलर्ट कर दिया, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये 120 डिग्री नहीं है, उसका आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चे, आपको मालूम पड़ गया कैसे कैसे एंगल डिटरमाइन किया जाता है। दो वेक्टर्स ए एंड बी, उनके बीच एंगल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, उसको लेके ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है? ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है, ये एक सिचुएशन है। तीनों सिचुएशन में हमें पूछा गया है टू फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर।
सोचो मैंने क्या बोला था, पहला पॉइंट, एंगल जो है इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बिटवीन टू डायरेक्शंस, दो डायरेक्शन के बीच में एंगल मापा जाता है। कैसे? सपोज ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ये मैं ऑलरेडी बोल दिया आपको। तो अगर ये दो वेक्टर्स है तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो ये है एंगल, ये है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। और एक बात क्या बोला हूं मैं, और एक बात आपको बोला हूं कि टेल से टेल मिलाओ, ए वेक्टर का टेल और बी वेक्टर का टेल मिल जाएगा तो फिर आपको डायरेक्टली एंगल मालूम पड़ जाएगा, है ना। सो टेल से टेल मिलाओ तो चलेगा। तो उस ट्रिक के साथ हम क्या करेंगे, एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप एंगल निकाल सकते हो, है ना। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट डायग्राम में तो टेल से टेल ही मिला हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्टली आपका एंगल कितना मिल गया, 60 डिग्री। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब चलते हैं सेकेंड और थर्ड डायग्राम। सेकेंड डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हेड से टेल मिला हुआ है और यहाँ पे हेड से हेड मिला हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको मेथड बता दिया। मेथड है, अगर आपको टेल से टेल मिलाना है तो आपको यूज करना है द प्रोसेस ऑफ वेक्टर क्या ट्रांसलेशन, वेक्टर ट्रांसलेशन, ये प्रोसेस यूज करना है। ओके बेटा ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वेक्टर में बार बार इसको यूज करना है। मेथड का नाम क्या है, वेक्टर ट्रांसलेशन। ओके चलिए ये डायग्राम को सॉल्व कर देते हैं। सो बी को जैसा है वैसा ही रखते हैं, ए को ट्रांसलेट कर देते हैं। सो ए को ट्रांसलेट करेंगे तो ए कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो बेटा ए ऐसे हो जाएगा। ट्रांसलेट करने का मतलब क्या है कि वेक्टर का डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा, मतलब लेंथ भी नहीं बदलेगा। देखो जैसे कि मैंने इस मार्कर को ट्रांसलेट कर रहा हूं, मार्कर को वेक्टर मान लो, मैंने वेक्टर को ट्रांसलेट कर रहा हूं, मतलब ना उसका डायरेक्शन बदल रहा है ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेक्टर ट्रांसलेशन। यही काम यहां पे कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टेल से टेल ही मिल जाएगा। सो बी को एज इट इज वैसे रखता हूं तो इसको हम ऐसा ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो बी को एज इट इज वैसा ही रखता हूं, ये है बी वेक्टर, बी को वैसा ही रखा, ठीक है। और ए को ट्रांसलेट ही कर दिया, ए को ट्रांसलेट कर दूंगा तो फिर ए कैसे हो जाएगा आप ही बताइए। जब ए को ट्रांसलेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। सो ए जो है, जो ए ऐसे था इसको ट्रांसलेट कर दिया तो ऐसे हो गया, है क्या नहीं? यस, दिस इज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। क्वेश्चन में आपको ये एंगल 60 डिग्री दिया है, ओके। तो ये वेक्टर ट्रांसलेट होके यहां गया, तो होने से क्या हुआ, टेल से टेल मिल गया, है ना। और जैसे ही टेल से टेल मिल गया है तो आपको ये मिल गया है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 120 डिग्री है, 60 नहीं है। कई बार बच्चे 60 बोल देते हैं, 60 नहीं है, एंगल कितना है, 120 डिग्री है। वहां 60 है बिकॉज वहां पे पहले से ही टेल से टेल मिला हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहां सॉल्व करके दिखा देता हूं, इसको यहां सॉल्व करके दिखाया, ठीक है ना। सो क्या करें, थर्ड डायग्राम, हेड से हेड मिला हुआ है, हमको टेल से टेल मिलाना है। तो कोई बात नहीं, दोनों को ही ट्रांसलेट कर लेंगे। दोनों को कैसे ट्रांसलेट कर लोगे, बी को ऐसे ट्रांसलेट कर देना और ए को ऐसे ट्रांसलेट कर देना, ओके। आंसर आपके सामने आ चुका है। दैट मीन्स बी को ट्रांसलेट कर दिया, बी को ट्रांसलेट कर दिया तो बी ऐसे हो गया, ये बी वेक्टर, और ऐसा ही ए को ट्रांसलेट कर दिया तो ए ऐसे हो गया। सो दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है ना। सो बी को ट्रांसलेट कर दिया आगे, ए को ट्रांसलेट कर दिया आगे, दोनों को ही आगे ट्रांसलेट किया। ऐसे करने से क्या हुआ, टेल से टेल मिल गया तो एंगल कितना है, सो थीटा इज 60 डिग्री, बिकॉज मैंने आपको ये एंगल 60 दिया था। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जब टेल से टेल मिल रहा है और जब हेड से हेड मिल रहा है तो आप डायरेक्टली एंगल, वही एंगल को
आप आंसर बोल सकते हो। वहां पर भी 60 है, यहां पर भी 60 है। टेल से टेल मिला 60, हेड से हेड मिला तो भी आंसर क्या है 60 है। करेक्ट। फिर भी ये ए का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन है, आप वो बात समझिए। सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू डायरेक्शंस, है ना। सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू डायरेक्शंस। सो थर्ड क्वेश्चन का क्या है 60 है। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन करें इसको। तो इस तरीके से हम दोनों वेक्टर के बीच एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल इसके सॉल्यूशन के साथ सामने है आपके। चलो बच्चे, अगर ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया है, सो आप लोग वेक्टर स्टडी कर रहे हो। वेक्टर वेक्टर पहला चैप्टर, वेक्टर पहला चैप्टर सब कुछ सीखना जरूरी है। ये नहीं सीखोगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। फिजिक्स पढ़ने के लिए बैकग्राउंड बना रहा हूँ, आपका बेस बना रहा हूँ, इसके बाद आप फिजिक्स पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सो और पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से करो बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अगर आपको जेईई नीट क्रैक करना है तो पढ़ाई का डायरेक्शन फॉलो करना, पढ़ाई का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है उसको फॉलो करना, रैंडमली मत पढ़ना। पहला स्टेप है लर्निंग, जैसे कि आप अभी लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के साथ साथ नोट डाउन भी करो। लर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, उसके बाद डाउट डिस्कशन। डाउट आपका क्लियर होना जरूरी है। लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, डाउट डिस्कस करो, बस ये आपका प्रॉपर डायरेक्शन है। चलिए कोई बात नहीं। सो वेक्टर, ये था एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर्स होते हैं या वेक्टर्स को कितने टाइप में डिवाइड किया जा सकता है। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर कुछ नहीं, बस पहला टाइप है, फर्स्ट है इक्वल वेक्टर। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? बेटा देखो, इसके नाम से आपको मालूम पड़ गया है इक्वल का मतलब क्या है। इक्वल मतलब दोनों वेक्टर सेम हो जाना। दोनों वेक्टर इक्वल होना मतलब क्या? दोनों का डायरेक्शन इक्वल होना और दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना। वेक्टर बोली तो क्या? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? लेंथ। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये देखो ए वेक्टर, ये देखो बी वेक्टर, क्या दिख रहा है आपको? ए का लेंथ और बी का लेंथ, दोनों का एरो लेंथ क्या है? सेम है। एरो हेड दोनों का सेम है। सो दैट मींस दोनों इक्वल है। हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। सो दिस इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। So next, second type. Second type is called as parallel. Parallel vector. दो वेक्टर कब होंगे पैरेलल? कब होंगे? कब? तब होंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। यही देखो, A वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर। A और B पैरेलल है, क्यों ना? दोनों का डायरेक्शन सेम है। पैरेलल के लिए डायरेक्शन सेम होना जरूरी है। लेंथ बड़ा छोटा हो सकता है, ये छोटा है, ये बड़ा है, बड़ा छोटा मोटा कुछ उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा, बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम है, कौन बताएगा? इनके बीच एंगल क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। ओके, क्या बोला गया था? एंगल इज मेजर्ड बिटवीन टू डायरेक्शंस। डायरेक्शन ही सेम आ गया, ए का डायरेक्शन बी का डायरेक्शन सेम आ गया, तो एंगल कितना आएगा? 0, है ना। सोचिए, अगर डायरेक्शन सेम आ गया बोले तो वेक्टर्स ऐसे हो जाएगा, तो एंगल कितना आएगा? 0। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, मतलब ऐसे हो गया है, तो एंगल कितना आएगा? 180 डिग्री। सही है। सो फॉर सेम डायरेक्शन एंगल इज 0 एंड फॉर अपोजिट डायरेक्शन एंगल इज 180 डिग्री। उसको ध्यान में रखो। सो यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पर भी एंगल क्या है? 0 है। थीटा इज 0 डिग्री। ओके, बिकॉज यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या था? सेम था। सो इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट इज एंटी पैरेलल। व्हाट इज एंटी पैरेलल? इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करते रहना। सो थर्ड टाइप, तीसरा टाइप का है एंटी पैरेलल, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। एंटी पैरेलल मींस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, direction opposite is anti-parallel, direction same is parallel. So this type of vector is called as anti-parallel. Anti-parallel vector. So for anti-parallel vector, direction is opposite. तो फिर आप बच्चे बताइए एंगल क्या होना चाहिए? डायरेक्शन अपोजिट, एंगल क्या? एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री।
यस, अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, तो एंगल इज 180। ठीक है, या आप इसको ट्रांसलेट कर देना, ट्रांसलेट करना तो देखना है कि दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो एंगल कितना आएगा 180। मतलब ए का डायरेक्शन राइट, ये है ए का डायरेक्शन, ये है बी का डायरेक्शन, मैंने ट्रांसलेट किया। ओके, ट्रांसलेट करने से दोनों का टेल से टेल मिल गया। सो जैसे टेल से टेल मिल गया है तो आपको एंगल भी मिल गया है। सो ये ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, सो एंगल इज 180 डिग्री। सो सेम डायग्राम को हम ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेम डायग्राम को ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टेल से टेल मिल गया है, सो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर। ओके, सो नेक्स्ट टाइप पैरेलल हो गया, एंटी पैरेलल हो गया है। आप इसको लिखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए साथ साथ। ओके, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ इज कॉल्ड एज फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप क्या है? को इनिशियल वेक्टर। व्हाट इज को इनिशियल वेक्टर? को इनिशियल का मतलब है कि कई सारे वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकलना। जैसे कि देखो आप, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, क्या दिख रहा है? ये तीनों वेक्टर का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कॉमन है। ऐसा सिचुएशन आपको जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाएगा वहां पे आपको ये डायग्राम दिखेगा। कौन सा चैप्टर? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये सभी चीजें हमको फिजिक्स में हेल्प करने वाले हैं, कहीं ना कहीं फिजिक्स में यूज होने वाला है। ओके बेटा, सो ये है को इनिशियल। को इनिशियल का मतलब है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, कितने भी वेक्टर्स हैं उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो दीज आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, सोचिए को इनिशियल। सिमिलरली और एक टाइप ऑफ वेक्टर है, जैसे ये को इनिशियल वेक्टर है, ऐसा ही नेक्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज को प्लानर। क्या बोलते हैं? को प्लानर वेक्टर। तो व्हाट इज को प्लानर वेक्टर? को इनिशियल मीन्स एक ही पॉइंट से शुरू होना। को प्लानर का मतलब क्या है? एक ही प्लेन में होना। नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, कई सारे वेक्टर अगर एक ही प्लेन में, हम इसको क्या बोलेंगे? को प्लानर वेक्टर। जैसे कि ये एक वेक्टर, देखो जैसा मैंने दो वेक्टर लिया, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? को प्लानर। एक ही प्लेन में है तो को प्लानर बोला जाएगा। बट सीखने वाली बात यहां पे है, कुछ सीखने वाली बात यह है कि दो वेक्टर्स, अगर टू वेक्टर्स लेंगे तो हमेशा एक प्लेन में होंगे, 100% होंगे। अब सोचिए, कोई भी दो वेक्टर हमेशा एक ही प्लेन में ही होंगे। बट तीन वेक्टर लेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। सोचिए आप, जैसे कि मैं और एक मार्कर लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक ब्लू मार्कर ले लेते हैं। सो आपके सामने तीनों वेक्टर, ये तीनों वेक्टर है। ओके, रेड, ब्लू और ब्लैक, ये तीनों वेक्टर है। अगर मैं दो वेक्टर लेता हूं सो डेफिनेटली आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों एक ही प्लेन में है। ये दो वेक्टर एक ही प्लेन में, मैं ऐसे रखूं या ऐसे रखूं, ऐसे रखूं तो भी एक ही प्लेन में है, तो क्या बोला जाएगा? को प्लानर। ऐसे रखूं तो एक ही प्लेन में, तो क्या बोला जाएगा? को प्लानर। ये भी को प्लानर है, ये भी को प्लानर है, ये भी को प्लानर है। सो टू वेक्टर्स इज ऑलवेज को प्लानर, ऑलवेज को प्लानर। पर अगर मैं तीन वेक्टर ले लिया, तीन वेक्टर लिया तो को प्लानर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैसे? देखिए, थर्ड वेक्टर आ गया, अब कैसा है? को प्लानर है, ठीक है नहीं? यस, ये तीनों एक ही प्लेन में है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सभी वेक्टर एक ही प्लेन में है। जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तीनों वेक्टर को प्लानर। सिमिलरली ऐसे कर दिया, देखो आप, ये तीनों वेक्टर फिर एक ही प्लेन में है। ये कौन सा प्लेन? वर्टिकल प्लेन। ठीक है, सो दिस प्लेन इज वर्टिकल। तो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। कौन सा प्लेन? वर्टिकल। ठीक है, ये तीनों एक ही प्लेन में है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, पर अगर मैं इनमें से एक वेक्टर ऐसे कर दूं तो सोचिए,
अब आपके सामने कैसा है। सो तीन वेक्टर, जरूरी नहीं है कि तीनों वेक्टर हमेशा कोप्लानर होगा, जरूरी नहीं है। अगर मैं ऐसे करूंगा तो क्या हुआ, क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि जैसे ये दोनों एक प्लेन में हैं, ये दोनों एक प्लेन में हैं, ठीक है। ब्लू और रेड एक प्लेन में हैं, बिल्कुल करेक्ट। ब्लैक और रेड एक प्लेन में है, यस वो बिल्कुल करेक्ट। ब्लैक और ब्लू एक प्लेन में है, यस ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पर तीनों एक प्लेन में नहीं है नहीं। तो ये और ये ए बी सी तीनों एक प्लेन में नहीं है। सो इसका मतलब आपको क्या सीखने को मिला कि तीन वेक्टर, अगर हम तीन वेक्टर लेते हैं तो जरूरी नहीं वो कोप्लानर होंगे। कोप्लानर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट अगर टू वेक्टर लेंगे तो दे आर ऑलवेज इन कोप्लानर। तो इस बात को ध्यान में रखिए। ऐसे छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, आपके सामने दो प्रकार का वेक्टर है, को इनिशियल है और को प्लानर है ना। सो मैं अगर थ्री वेक्टर्स लेता हूं, ये क्या था, टू वेक्टर्स, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे ये लिखना पड़ेगा कि टू वेक्टर्स आर always coplanar. Two vectors are always coplanar. इसको ध्यान में रखो, two vectors are always coplanar, ठीक है। बट थ्री वेक्टर्स कोप्लानर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके नीचे थोड़ा लिख लो। इसके नीचे मैं लिखूंगा कि थ्री वेक्टर्स बट थ्री वेक्टर्स may or may not कोप्लानर। समझ में आ रहे बेटा? थ्री वेक्टर्स में और मे नॉट कोप्लानर, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैं अगर इसको 3D में कैसे दिखाऊं, थ्री डायमेंशन में कैसे दिखाऊं, थोड़ा देखो आप, मुझे बोर्ड में करना पड़ रहा है ना। सो बेटा ध्यान में रखो, ये मैं तीनों एक्सिस ले रहा हूं, तीन वेक्टर ऐसे बनाया। ये कैसे बनाया देखो, ये घर में एक कॉर्नर, घर का कॉर्नर देखो, उस कॉर्नर में आपको ऐसे दिखेगा 3D। अरे आजकल आप बहुत कुछ चालाक हो गए हो बेटा, आप लोग बहुत ही चालाक हो गए हो। आपको 2D क्या है 3D क्या है सुनते हो क्या नहीं। ये 3D में दिखाया, तो ये जो 3D में दिखा है, ये वेक्टर को मैंने लिया ए वेक्टर और ये वेक्टर को लिया कौन सा बी वेक्टर। ये वेक्टर जो है लेट दिस बी सी वेक्टर। सो क्या दिख रहा है, ये एक थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। ये सारे एंगल 90 डिग्री है। सो दैट मीन्स ये कोप्लानर है या नहीं? नो, दिस इज नॉट इन कोप्लानर। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। ओके, ये 3D में है, समझे आप? सो थ्री डायमेंशनल दिस अरेंजमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल में आप क्या बोलेंगे, ये कोप्लानर है या नहीं? नहीं, तो डेफिनेटली नहीं। सो नॉट कोप्लानर, यहां पे आंसर क्या आएगा? नॉट कोप्लानर, कोप्लानर नहीं है। बट क्या इसको कोइनिशियल बोला जा सकता है? देखिए तीनों वेक्टर का एक ही पॉइंट से शुरुआत हो रहा है, दे हैव ए कॉमन पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट कोप्लानर बट को इनिशियल बोल सकते हैं। नॉट कोप्लानर बट क्या लिखना? को इनिशियल वेक्टर, को प्लानर नहीं बट को इनिशियल है। को इनिशियल वेक्टर जो यहां पे मैं आपको पहले से बताया था, इसका और एक नाम है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर क्या बोलते हैं? कंकरेंट, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कंकरेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर सेम है, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो व्हाट इज कंकरेंट? को इनिशियल ही कंकरेंट है, समझे आप? तो ये को प्लानर नहीं है बट को इनिशियल है या कंकरेंट है। तो कंकरेंट मींस को इनिशियल,
ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो टाइप्स आपको सिखाया जा रहा है, टाइप के साथ साथ ये छोटे छोटे वाइज पॉइंट भी ध्यान में रहना चाहिए, है ना। सो फाइनल आपको कंक्लूजन क्या निकला? 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर बट 3 वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लानर। कोप्लानर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, करेक्ट। चलिए हम आगे चलते हैं। सो अलग अलग टाइप ऑफ वेक्टर्स आपको सिखाया जा रहा है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? इक्वल वेक्टर बताया, फिर आपको पैरेलल वेक्टर बताया, फिर आपका एंटी पैरेलल वेक्टर बताया, फिर मैं आपको कोइनिशियल वेक्टर बताया, कोप्लानर बताया, ऐसा ही कोलिनियर। कोलिनियर आप समझ पाए होंगे। कोलिनियर का मतलब क्या? कोलिनियर वेक्टर, इसका मतलब है कि सारे वेक्टर एक लाइन में होना। देखो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सो ए वेक्टर, बी, सी, सभी वेक्टर्स को आप कैसे करें? एक लाइन पे है, दे हैव ए कॉमन लाइन ऑफ एक्शन। कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, सभी वेक्टर का एक ही लाइन में अगर अरेंजमेंट हुआ है तो दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर वेक्टर। ओके, इन सभी के बीच देखिए, जैसे कि कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, बट एक लाइन पे एक्ट होना चाहिए, दे आर कॉल्ड एज कोलिनियर। ओके, इवन हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए वेक्टर आगे है, बी वेक्टर पीछे है, सी वेक्टर आगे है। जरूरी नहीं है कि सब आगे होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, एक लाइन पे होना जरूरी है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम होना जरूरी है। फाइन, ओके बेटा। सो ये क्या था? कोलिनियर वेक्टर। चलिए ये सब कुछ आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कीजिए इसको। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूं, या आप पॉज करके नोट डाउन कीजिए। सो ये था अलग अलग टाइप ऑफ वेक्टर्स, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी और भी बहुत अच्छे से वेक्टर्स हैं, वो आपको सिखाया जाएगा। ओके, चलिए इसको मैं मिटा दूं। ओके बेटा, देखो आप नेक्स्ट जो है अगला टाइप ऑफ वेक्टर, सेवन टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। क्या? जीरो वेक्टर। अब बोलोगे ये क्या, ये कैसा वेक्टर है? यस, इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जीरो वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड कौन जीरो होना चाहिए? मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? कंफ्यूज मत होना, डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अरे उसके मैग्नीट्यूड ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ही नहीं है बोले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो है तो डायरेक्शन आप कुछ नहीं बोल सकते, आप कुछ भी रैंडमली बोल सकते हो। आप इसको इस्लाम क्या बोलेंगे? आर्बिट्ररी डायरेक्शन। ओके, रैंडम कुछ भी आप डायरेक्शन बोल सकते हो। ओके, क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो डायरेक्शन आप क्या बोलोगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, सो इसको जीरो वेक्टर को हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखा, जैसे कि हम एक सिंपल सिचुएशन लेते हैं। देखो बेटा, सपोज आप जो है बीच में खड़े हो, थोड़ा एक फिजिकल एग्जांपल ले रहा हूं, आप बीच में खड़े हैं, बराबर। और क्या हुआ, जैसे आप बीच में खड़े हो, आपको आपके मम्मी जो है इधर से खींच रहे हैं, आपके मम्मी इधर से खींच रहे हैं आपको। ओके, बच्चा बीच में खड़ा है और मम्मी इधर से खींच रहे हैं, उन्होंने कुछ फोर्स लगाया, सपोज उन्होंने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। बेटा न्यूटन क्या है? न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का यूनिट है ना। सो कितना फोर्स लगाया? 50 न्यूटन फोर्स लगाया है क्या नहीं? तो दैट मीन्स आप यहां पे खड़े हैं। सो इसको एक नाम देना चाहता हूं मैं। सपोज इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया F1। ये एक फोर्स है, ये एक वेक्टर है, उसका नाम क्या दिया? F1। मम्मी यहां से खींच रहे हैं और पप्पा यहां से खींच रहे हैं। मम्मी को देखते देखते पप्पा भी आ गए, है ना। तो पप्पा आके उन्होंने भी खींचा, उन्होंने भी आपको खींचा, और आप हाथ को कैसे किए? थोड़ा देखो आप, हाथ को आपने ऐसे फैला दिया, हाथ ऐसा है। इधर से कौन खींच रहे हैं? मम्मी खींच रहे हैं। इधर से कौन खींच रहे हैं? पप्पा खींच रहे हैं। आपके हाथ के बीच में एंगल क्या है? ये देखो, ये देखो एंगल कितना है? 180। दैट मीन्स आप बीच में हो, ठीक है ना। सो थोड़ा आपको खुश कर देता हूं। आप बीच में हो और इधर से मम्मी खींच रहे हैं, इधर से पप्पा खींच रहे हैं। पप्पा जो है वो भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो फिर क्या होगा? आपका जो है, आपको F1 दिया है 50 न्यूटन, और पप्पा भी उतने ही फोर्स में खींच रहे हैं, कितना? 50 न्यूटन। तो क्या होगा? आप किधर जाओगे बता सकते हो? आप क्या पप्पा के पास जाओगे या मम्मी के पास जाओगे? क्या आप मम्मी के पास जाओगे या पापा के पास जाओगे? इधर आपको आपके मम्मी खींच रहे हैं, इधर पापा खींच रहे हैं,
तो आप किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे। आप वहीं पे खड़े रहोगे, आप वहीं पे ही खड़े रहोगे। अरे इधर से 50 खींच रहे, इधर से 50 खींच रहे, तो मैं तो बीच में खड़ा रहूंगा ना इधर को जाऊंगा ना इधर को जाऊंगा, ठीक है। सो अगर मम्मी ज्यादा फोर्स लगाते तो आप मम्मी के पास चले जाते, पापा ज्यादा लगाते तो पापा के पास चले जाते, है ना। अब क्या होगा? आप किधर नहीं जाओगे, आप वहीं पे रहोगे, आप रेस्ट में रहोगे। तो आपका जो कंडीशन होगा, जो आपका स्टेट होगा, वो क्या होगा? रेस्ट। आप रेस्ट में ही खड़े रहोगे, आप रेस्ट में ही खड़े रहोगे। तो आप रेस्ट में क्यों खड़े हैं? आप रेस्ट में इसलिए खड़े हैं बिकॉज आपके ऊपर जो नेट फोर्स लगा, जो टोटल फोर्स लगा, जो रिजल्टेंट फोर्स लगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? अगर एक को +50 लिखो, मम्मी का फोर्स को +50 लिखो, तो पापा के फोर्स को क्या लिखना पड़ेगा? -50, बिकॉज डायरेक्शन उल्टा है, एक राइट को है और एक लेफ्ट को है, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया? 0। इसको मैं क्या लिखा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर कैंसिल हो गया, एक फोर्स और एक फोर्स को कैंसिल कर दिया, ठीक है नहीं। सो दिस इज कॉल्ड एज जीरो वेक्टर। और ये जीरो वेक्टर को समझते समझते आपको और एक वेक्टर का भी आपके ध्यान में आ गया, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव। कौन किसका नेगेटिव है? मम्मी का वेक्टर को अगर पॉजिटिव मानूंगा तो पापा का वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव। या पापा के वेक्टर को पॉजिटिव मानूंगा तो मम्मी का वेक्टर क्या होगा? नेगेटिव। एक दूसरे का अपोजिट में है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, बट उनका लेंथ क्या है? सेम है। जब डायरेक्शन अपोजिट है और लेंथ सेम है तो हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। इसलिए मैं एक को प्लस में लिखा और एक को माइनस में लिखा। फाइन, सो चलेगा। तो ये एग्जांपल आप बढ़िया से समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट में वही वेक्टर का नाम लिखूंगा। इसी एग्जांपल से, इसी सिचुएशन से हमें और एक वेक्टर का नाम पता चल गया। उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव। क्या बोलोगे? नेगेटिव वेक्टर। व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? इक्वल मैग्नीट्यूड। सो नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल क्या होना चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड, है क्या नहीं? और क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन होना चाहिए अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड। तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव वेक्टर। बोलने का मतलब यह है कि अगर मैं एक वेक्टर लिया ए वेक्टर और उसके अपोजिट और एक वेक्टर लिया, ठीक है, अपोजिट में और एक वेक्टर लिया जिसका नाम क्या है? बी वेक्टर। क्या दिख रहा है? दोनों का मोड क्या है? सेम है। इस एरो का लेंथ और इस एरो का लेंथ क्या है? सेम है, खाली डायरेक्शन अपोजिट है। तो फिर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल माइनस ऑफ बी वेक्टर। ओके, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन। सो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन represents, negative sign represents what? Opposite. Opposite क्या? डायरेक्शन। डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो एक माइनस साइन देना पड़ता है। जैसे इसको +50 लिखा तो इसको क्या लिखा? -50 लिखा। सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव वेक्टर। फाइन बेटा, देखो ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है ना, ये नेगेटिव भी है, ये एंटी पैरेलल भी है। आप बोलोगे अरे यहां तो थीटा कितना है? एक आगे है और एक पीछे है, एक का डायरेक्शन राइट को है और एक का लेफ्ट को है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होना चाहिए? अभी तो बताया था 180 डिग्री। और जब एंगल 180 होता है सो हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। यस, आपकी बात सही है, ये नेगेटिव भी है और ये एंटी पैरेलल भी है। चलेगा। सो इस तरीके से हम कई सारे अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स के बात कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है अगला टाइप ऑफ वेक्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस क्लास के आखिरी में, इस क्लास के आखिरी में मैं आपको ऐसा एक टाइप लेने वाला हूं जो आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन में हेल्प करेगा। और उस वेक्टर का नाम है, उस वेक्टर का नाम है यूनिट। एक स्पेशल वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। उसका नाम है यूनिट वेक्टर। बेटा देखो, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है, इसको ध्यान में रखो। ये आपको ना एप्लीकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है इसका। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? अभी तक हमने कितने सारे वेक्टर्स पढ़ चुके हैं। यूनिट का मतलब क्या है आप ही बताइए? क्या है यूनिट का मतलब? यूनिट का मतलब है वन। व्हाट इज यूनिट? वन। जैसे कि एक काम करते हैं, सपोज ये एक जगह है, ये और एक जगह है। सपोज ये है मुंबई, मुंबई। ओके, एक आदमी जो है मुंबई से दिल्ली। ओके, तो अगला जो टाइप है वो क्या है? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि
एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज मुंबई टू दिल्ली, है ना। तो मुंबई टू दिल्ली हम एक वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। तो मुंबई टू दिल्ली जाएंगे, सो वहां पे कौन सा वेक्टर, सपोज हमने एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया, इसको हम एस वेक्टर नाम दे देते हैं। एक वेक्टर आपने डिफाइन किया, तो व्हाट इज यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा समझ लो आप। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यूनिट मतलब क्या है, 1, तो उसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, और इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन, आपको देगा डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। नहीं, डायरेक्शन सभी को मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। सो यूनिट वेक्टर क्या देगा, डायरेक्शन, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है बस। जब अगर मैं मुंबई से दिल्ली को एक वेक्टर डिफाइन किया, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक छोटा वेक्टर डिफाइन करूंगा, यहीं पे एक छोटा वेक्टर डिफाइन करूंगा, और इस छोटा वेक्टर जो है ये होगा यूनिट वेक्टर। इसका जो वैल्यू है कितना होगा, 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैं इसको एक अलग सा सिंबल दे देता, एस कैप। यूनिट वेक्टर का एक अलग सा सिंबल दे दिया गया है, कौन सा सिंबल, एस कैप। कैप दे दिया तो ये बनता है यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि एस कैप क्या है, एस कैप इज द यूनिट वेक्टर, एस कैप इज यूनिट वेक्टर along direction of unit vector along direction of क्या, along direction of displacement vector, displacement vector along direction of displacement vector, जिसका सिंबल मैंने एस दिया। ये एस के ऊपर एरो लिया ना, एरो दिया, ये पूरा वेक्टर है, पूरा वेक्टर है। और अगर कैप दिया तो ये यूनिट वेक्टर है, कैप दे देगा तो यूनिट वेक्टर, ठीक है। एक अलग सा सिंबल दिया, कैप बोले तो एक अलग सा उसका नोटेशन किया गया बस। तो एस कैप ये है यूनिट वेक्टर, फाइन। जैसे कि अगर इसका जो है मान लेते हैं इसका जो मैग्नीट्यूड है 1500 है, लाइक 1500 किलोमीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। इसका 1500 है तो इसका 1 आएगा। इसको कहां लिखो, इसका 1 आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मॉड कितना है, 1 है। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से समझो इसको। सो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ये क्या करता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। फाइन। थोड़ा सा एक छोटा सा चीजें देखो, जैसे मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में हम कई बार एक्सिस यूज करते हैं। आपने सुना होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, है ना। तो 2D में सपोज हम 2 डायमेंशन में डिफाइन करना चाहते हैं, सो 2 डायमेंशन में हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशन में हम 2 एक्सिस लेंगे। सपोज ये है y एक्सिस, ये है कौन सा, x एक्सिस। ये सब बच्चे आप 2D में तो स्कूल में पढ़ाई होगा, ये कौन सा x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में जो एक्सिस है वो भी तो एक एक डायरेक्शन है ना, आप इनको एक डायरेक्शन पकड़ सकते हैं। तो ये x एक्सिस, ये x डायरेक्शन, ये पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ये क्या है, नेगेटिव x डायरेक्शन। ये पॉजिटिव y एक्सिस, तो ये क्या है, नेगेटिव y एक्सिस, ये भी एक डायरेक्शन है। तो हमें कुछ नोटेशन यूज करना है, जैसे कि x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है हम इसको लिखेंगे i कैप। इस तरफ जो डायरेक्शन देखा उसको क्या लिखेंगे, i कैप। y एक्सिस का डायरेक्शन को क्या लिखेंगे, j कैप। बेटा देखो, अगर ये आई कैप है तो कौन बोलेगा ये डायरेक्शन क्या होगा। अब देखो डायरेक्शन उल्टा हो गया है, तो नेगेटिव साइन आ गया है। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो राइट को प्लस लिया तो लेफ्ट को माइनस लिया, ऊपर को प्लस लिया तो नीचे को माइनस लिया। ये जे कैप है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ जे कैप, ठीक है। तो ये 2 डायमेंशन में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज आई कैप। अगर किसी ने पूछा कि आई कैप क्या है तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज आई कैप, व्हाट इज आई कैप। आई कैप is unit vector. I cap is unit vector along direction of, क्या लिखो, along direction of positive क्या, x एक्सिस। जो पॉजिटिव x एक्सिस है उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जिसको हम क्या लिख रहे हैं, आई कैप लिख रहे हैं। सो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना है। अगर आई कैप किसने लिखा तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैं क्या लिखूंगा, 1।
या जे कैप लिखा, के कैप लिखा, कुछ भी लिखा, एस कैप लिखा, कुछ भी लिखूंगा, कैप लग गया तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 आएगा। सिमिलरली जे कैप क्या है? जे कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझे आप? यस, जे कैप वाई एक्सिस का अलोंग यूनिट वेक्टर है और आई कैप एक्स एक्सिस का अलोंग है। तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके, चलेगा, कोई बात नहीं। ये सारे टाइप ऑफ वेक्टर्स कंप्लीट हो गया। आपने कई सारे वेक्टर के नाम सुना, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, है ना, को इनिशियल, को प्लानर, को लीनियर, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कई सारे वेक्टर का नाम सुना। समझ में आ गया आपको? यस। सो दैट मीन्स अगर को इनिशियल है तो सारे वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट होंगे, को प्लानर है सारे वेक्टर एक प्लेन में होंगे, ठीक है ना। तो को लीनियर मीन्स सारे वेक्टर एक लाइन में होंगे। को इनिशियल मतलब क्या, सॉरी, को लीनियर, उसके बाद क्या बोला गया था? नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब है एक राइट को है और एक लेफ्ट को है, बट दोनों का मॉड सेम आना चाहिए। इक्वल वेक्टर मतलब क्या है? एक राइट को है और एक राइट को है, दोनों का मॉड सेम आना चाहिए, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमने वेक्टर का अलग अलग टाइप का डिस्कशन खत्म कर दिया। और यूनिट का मतलब क्या है? जिसका मॉड 1 होगा, जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइन। सो चलिए, ये था अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स। और आखिरी में एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि वेक्टर में मैं जब आपको बार बार मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नोट, सपोज एक वेक्टर लिया गया, कई बार आप बुक में ऐसे देखोगे अगर ये वेक्टर है तो ऐसा ना एक सिंबल दिया गया है, वेक्टर के आगे पीछे दो स्टैंडिंग लाइन, दो लाइन लगाया गया है ना। ये एक स्टैंडिंग लाइन, ये और एक स्टैंडिंग लाइन, बचपन में पढ़ा था क्या नहीं? स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, है ना। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस सिंबल इज कॉल्ड एज मॉडुलस। ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। ये है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो ये सिंबल ऑपरेट होने की वजह से हमें क्या मिलता है? इससे मिलता है मैग्नीट्यूड। इससे आपको सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इसका मतलब ये है। तो कई बार बच्चे जब नया नया 10th के बाद आते हैं, उनको थोड़ा ये सिंबलिक फॉर्म में प्रॉब्लम आता है ना, ज्यादा कुछ बड़ा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये मैग्नीट्यूड बोले तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ इसको ए लिखना, तब आप इस पे एरो हेड मत देना। वैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? विदाउट डायरेक्शन, है ना। सो अगर ये वेक्टर पे ये सिंबल लग गया, ये सिंबल का नाम क्या है? मॉडुलस। तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ये मिलेगा। ये बोले तो क्या? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दैट मीन्स अगर हम ए वेक्टर लिखते हैं, उसमें मॉड देते हैं, मॉड सिंबल देते हैं, मॉड, मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड बोल देते हैं, है ना। तो मॉडुलस सिंबल देते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, मॉड लिखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। मॉड मतलब क्या है? मॉडुलस को शॉर्टकट में मॉड बोल देते हैं। तो सिमिलरली कोई भी वेक्टर, बी वेक्टर का मॉड लूंगा, मैग्नीट्यूड लूंगा तो क्या मिलेगा? बस बी मिलेगा। सी वेक्टर का मॉडुलस लूंगा, मॉड लूंगा तो सी मिलेगा। ऐसा ही है, ठीक है ना। बट अगर मैं कोई यूनिट वेक्टर लिया, ये तो कंप्लीट वेक्टर था, नोट डाउन कर चुके हो। अगर मैं एक यूनिट वेक्टर लिया, जैसे कि मैं लिखा आई कैप का मॉड दिया, तो बेटा बताओ क्या आएगा? अभी तो बताया था कि यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड आएगा तो आपको 1 ही लिखना पड़ेगा। या बी कैप का मॉड कितना आएगा? 1। ए कैप का मॉड कितना आएगा? 1। सोचिए, ये ए वेक्टर है, ये वेक्टर है, बट ये भी वेक्टर है, बट ये यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका मॉड क्या आएगा? 1 आएगा। कैप लग गया तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड क्या आएगा? 1 आएगा। कैप लग गया तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मॉड क्या आएगा? 1 आएगा। तो आखिर में इस चीज को आप ध्यान में रखा कि ये सिंबल लगने से, ये सिंबल का क्या मतलब है, मॉडुलस सिंबल का क्या मतलब है। कोई भी वेक्टर पे जो मॉडुलस सिंबल लग जाएगा तो हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही मिलेगा। फाइन, समझ में आया? यस। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी वेक्टर को, जैसे कि अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये सिंबल समझ में आ गया है, तो इसलिए कोई भी वेक्टर, सोचिए कोई भी वेक्टर, सपोज मैंने लिया ए वेक्टर, ए वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या? वेक्टर का मतलब है उसका मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी होना, मैग्नीट्यूड भी होना और डायरेक्शन भी होना। सो मैग्नीट्यूड को कैसे लिखना पड़ेगा? ए, खाली ए लिखा तो क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर इसके साथ में ए कैप मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या देगा? डायरेक्शन। सोचो, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ध्यान में रखो।
इसको भी अगला नोट में ध्यान में रखें, ध्यान में रखो बच्चे। सो कोई भी वेक्टर को आप ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट मींस ए वेक्टर को हम ए इंटू ए कैप क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये क्या है मैग्नीट्यूड, ये क्या है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों साथ में आ गए तो क्या बन गया, वेक्टर बन गया है ना। सो इस मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अभी तो आपको बताया कि हम इसको ए वेक्टर का मॉड मतलब मॉडुलस, ये सिंबल दे सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। कोई भी वेक्टर को आप ऐसे भी लिख सकते हो। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये क्या है, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। उसका जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है। सो रिप्रेजेंटेशन, ये सब रिप्रेजेंटेशन आपको लगेगा, जो कुछ बता रहा हूं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, ए वेक्टर किसके टर्म में, इन टर्म्स ऑफ इट्स यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर को हम उसका यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें, ये आपके सामने है ना, उसको भी आप ध्यान में रखिए। इसका मतलब क्या है, आप यहां से ऐसा भी लिख सकते हो, which implies that a cap is equal to a vector by उस वेक्टर का मॉडुलस, ऐसे भी लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक वेक्टर को उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डिवाइड कर दीजिए। जब वेक्टर को उसका मॉड में डिवाइड करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, उसका कैप मिलेगा, मतलब उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। ओके, सो फाइनली इसी के साथ हम इस क्लास को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये था वेक्टर का लेक्चर नंबर 1 जो कि कंप्लीट हो गया। ओके, इस लेक्चर नंबर 1 में हमने वेक्टर के बारे में एक कहानी बनाया, एक स्टोरी बनाया, जिस स्टोरी में क्या था, जिस स्टोरी में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन था, जिस स्टोरी में वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी था, जिस कहानी में वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई किया गया, और जिस कहानी में आखिर में हम टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात किया, अलग अलग प्रकार के वेक्टर के बारे में बात किया, और एकदम लास्ट को वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना, कोई भी वेक्टर को उसके यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस सिंबल से क्या होता है, मॉडुलस सिंबल से मैग्नीट्यूड मिलता, मैग्नीट्यूड का मतलब है विदाउट डायरेक्शन, ये भी आपको ध्यान में आया। ओके बच्चे, तो आप क्या कीजिए, इसको लर्न करने के बाद इसको अच्छे से एक नोट बना दीजिए। जैसे आपको बताया गया था कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, क्लास ओपन हो जाएगा, आप लोग क्लासरूम में आ जाओगे ना, तो मैं सभी के नोटबुक चेक करने वाला हूँ। यस, सो नोटबुक में इसको रिप्रेजेंट कीजिए, और जो होमवर्क मिलेगा उसको भी होमवर्क बुक में आप लिखना है। आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि गुरुकुल क्लासेस में हम काफ़ी इस तरीके से ध्यान देते हैं। आपको होमवर्क बुक में होमवर्क करना है, हम आपका होमवर्क बुक चेक करेंगे, आपका जो डाउट्स डिफिकल्टीज है वो भी हमको पूछिए। जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है उस हेल्पलाइन नंबर से हमको डायरेक्टली पूछिए, हमें व्हाट्सअप कीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगला लेक्चर में हम वेक्टर का एडिशन का मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। ओके, हम कैसे वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। तब तक के लिए थैंक यू टू अटेंड माय क्लास। ओके, बाय बाय।